हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये हमारे सामने आज का पहला प्रॉब्लम है, जिसमें बोल रहा है कि हमारे पास तीन बॉल हैं ए बी सी, जिसमें से हमारे पास जो ए एंड बी है उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 मिली कूलम्स, वेयर एज जो हमारे पास चार्ज बॉल सी है उसके ऊपर जो चार्ज है हमारे पास दैट इज -6 मिली कूलम्स। अब फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो ए और सी बॉल है उनको टच किया गया और उसके बाद उनको दूर दूर रख दिया गया है, और देन उसके बाद में बी एंड सी अगेन हमने टच किया है और उसके बाद उन दोनों को भी दूर रख दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास पूछ रहा है कि अगर मेरे पास मैं अगेन ए और बी को एक नियर बाई प्लेस में रखता हूँ तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इधर दे विल गेट अट्रैक्टेड और रिपेल्ड और न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसकी वजह से नो इफेक्ट आएगा। तो ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सेकंड प्रॉब्लम में सिमिलरली हमारे पास ए एंड सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो क्या रहा है, हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को देखना है कि अगर मैंने अगेन ए और बी को एक साथ रखा है तो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस उसमें हो क्या रहा है, मेरे पास बॉल ए एंड सी आर टच्ड। तो मेरे पास एक बॉल ए था, दूसरी बॉल बी थी, सी थी। तो ए पे जो हमारे पास है 3 मिली कूलम्स का चार्ज, वहीं पे जो मेरे पास बॉल बी है दैट इज 6 मिली कूलम्स चार्ज। तो जब हम इनको टच करेंगे, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टच कर दिया है ए एंड सी, तो होगा क्या कि यहाँ पे मेरे पास 3 मिली कूलम्स चार्ज था, यहाँ पे -6 मिली कूलम्स चार्ज था। अब ये जो दोनों आइसोलेटेड बॉल्स थी जब टच कर दी गई तो देखो हम सा सिंगल सिस्टम। तो सिंगल सिस्टम में क्या होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो उससे मैं क्या बोल सकता हूं, जो टोटल इस सिस्टम का चार्ज होगा दैट विल बी टोटल चार्ज of A and C will be equals to plus 3 millicoulombs plus minus of 6 millicoulombs, यानी कि that will be equals to minus of 3 millicoulombs। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास जब मेरे पास एक सिंगल सिस्टम बन चुका है ए और सी का, तो मेरे पास जो चार्ज आ रहा है दोनों एक सिंगल सिस्टम पे दैट इज इक्वल्स टू -3 मिलीकूलम्स। अब इस प्रोसेस के बाद मैंने क्या किया है, अगेन इन दोनों ही बॉल्स को मैंने सेपरेट आउट कर दिया है। तो अगेन मेरे पास आइसोलेटेड बॉल्स आ चुकी हैं। तो अब जो टोटल इस सिस्टम पे चार्ज था मेरे पास दैट इज -3 मिलीकूलम्स। तो जब मैं इन दोनों को सेपरेट आउट करूंगा तो द चार्ज, द रिजल्टेंट चार्ज जो हमारे पास टोटल चार्ज आया था ए एंड सी पे, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और दे विल टेक द वैल्यूज ऑफ -3/2 मिलीकूलम्स ऑन ईच ऑफ द बॉल्स। तो हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज रह जाएगा ए और सी पे दैट इज -3/2 मिलीकूलम्स, और सी पे भी जो हमारे पास चार्ज आएगा दैट इज -3/2 मिलीकूलम्स। तो अब इस प्रोसेस के बाद एंड सेपरेटेड, तो चार्ज on A is equals to charge
on B, sorry, C, and that is equals to -3/2 मिली कूलम्ब्स। ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या किया मैंने, अब मैंने टच किया है सेकंड प्रोसेस में बॉल B and C are touched and separated। तो हो क्या रहा है मेरे पास यहाँ पे कि जब मैंने B पे जो अभी हमारे पास प्रेजेंटली चार्ज, इनिशियल चार्ज है, चार्ज ऑन B इज इक्वल्स टू +3 मिली कूलम्स, और वहीं पे जो मेरे पास चार्ज ऑन C है इज इक्वल्स टू -3/2 मिली कूलम्स। तो जब मैं इन दोनों को टच करूंगा, अगेन मेरे पास वही कंडीशन है, सबसे पहले B एंड C आर आइसोलेटेड, तो यहाँ पे +3 मिली कूलम्स, यहाँ पे -3/2 मिली कूलम्स। तो जब मैं इनको टच करूंगा, B एंड C आर टच्ड टुगेदर, this is B, this is C, this is +3 मिली कूलम्स, -3/2 मिली कूलम्स। तो रिजल्टेंट जो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू +3/2 मिली कूलम्स। और जब अगेन ये दोनों सेपरेट आउट होंगे, ये B C, दिस इज B, दिस इज C, तो जब B और C सेपरेट आउट होंगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 3/4 मिली कूलम और +3/4 मिली कूलम्स। तो हमारे पास सेकंड प्रोसेस के बाद जो चार्ज आ रहा है बॉल B एंड बॉल C पे, वो अगेन इक्वली डिवाइड हो जा रहा है जो रिजल्टेंट चार्ज था। तो अब इस प्रोसेस के बाद जो मेरे पास चार्ज आएगा ऑन बॉल B, चार्ज on B is equals to +3/4 millicoulombs, whereas charge on C is equals to +3/4 millicoulombs। अब हमने देखा कि मेरे पास चार्ज A आ चुका है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास charge on A is equals to -3/2 millicoulombs, charge on B is equals to charge on C, and that is equals to +3/2 millicoulombs, sorry 3/4 millicoulombs। तो अब मेरे पास तीनों ही बॉल पे चार्ज आ चुका है, तो मैं अब फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमको फाइंड आउट करना था व्हेन A एंड C आर kept together, A and B are kept, तो हमको बताना था कि इसमें इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे, अट्रैक्शन, B रिपल्शन, C नो इफेक्ट। तो अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट चार्जेस होंगे। रिपल्शन कब होगा, जब सिमिलर चार्जेस होंगे, सिमिलर इन पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस, ज़्यादा बेहतर ये होगा। वहीं पे सिमिलर पोलैरिटी चार्जेस, और न्यूट्रल जब होंगे तो मेरे पास क्या होगा,
उन दोनों बॉल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो भी चार्ज है हमारे पास बॉल ए, बॉल बी एंड बॉल सी पे, तो अब हम फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर सॉरी ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वेयर बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन ए इज पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, और चार्ज ऑन बी इज पॉजिटिव पोलैरिटी। तो मेरे पास होगा क्या कि ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, देयरफॉर इट विल लीड टू अट्रैक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। वहीं पे अब सेकंड की बात करें तो हमारे पास सेकंड पार्ट में जो गिवन था, सेकंड पार्ट में हमारे पास ए एंड सी को हमने रखा है। तो अगेन मेरे पास सिमिलर कंडीशन होगी, क्योंकि चार्ज ऑन सी इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन ए इज नेगेटिव। तो चार्ज ऑन ए इज नेगेटिव पोलैरिटी और चार्ज ऑन सी इज पॉजिटिव पोलैरिटी। तो हम जानते हैं कि अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस attract each other and similar polarity charges repel each other. So by the help of this statement हम इस प्रॉब्लम के दोनों ही आंसर्स को कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास चाहे ए एंड बी प्लेस्ड हों और चाहे ए एंड सी प्लेस्ड हों, जब वो दोनों साथ रखे जाएंगे तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। और ये जो हमारा प्रॉब्लम था बेस्ड ऑन द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि सिमिलर टू दैट वन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है। और इसमें अगेन हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर गिवन है, एक के ऊपर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। एक थर्ड स्फीयर है जो कि अनचार्ज्ड है, पहले वो स्फीयर 1 में टच किया गया है और देन सेपरेट कर दिया गया, उसके बाद अगेन वो स्फीयर 2 से टच करके सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग को फाइंड करना है जो फाइनल चार्जेस आएगा इन तीनों स्फीयर्स पे, और सेकेंडली हमको फाइंड करना है फोर्स बिटवीन स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। तो आप लोग इसको ट्राई आउट कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर पुट अप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं ये अगेन आपके लिए सॉल्व आउट कर दूंगा। आज का जो थर्ड प्रॉब्लम है, अगेन हमारे पास एक पॉलिथीन पीस दिया है जिसको हमें वूल से रब करने के बाद फाइंड आउट किया कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 × 10⁻⁻7 कूलम्स का चार्ज जो है वो पॉलिथीन पे आ चुका है। तो हमको एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हम जानते हैं, हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि पॉलिथीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स कि वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं टू इन द पॉलिथीन। तो दो हमको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हो गए हैं फ्रॉम द वूल टू द पॉलिथीन। अगेन हमको मालूम है कि जो बेसिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो बाय द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन लॉ या क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
या क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। और सेकंड पार्ट अगेन हमको मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kgs। तो अगेन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में नीचे पुट डाउन करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हैं और मैं आपके लिए अगेन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को बात करनी है दैट इज चार्जिंग। बेसिकली हाउ डू वी चार्ज? एनी बॉडी। तो इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है कि हम जो चार्जिंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, वो हम लोग के टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है हमारे पास जो दूसरा मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जो तीसरा मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये 3 मेथड है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे हम लोग देखते हैं कि विंटर सीजन में अगर हम कॉम्ब करते हैं अपने हेयर्स को, या फिर कई बार हम लोग स्वेटर जो पहनते हैं उसमें देखते हैं एक साउंड आप लोग को सुनाई देता होगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग। तो हम हमारा बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हमने एक ग्लास रॉड ले लिया, जब इसको हम लोग रब करते हैं ऑन वूल, जब हम लोग वूल के साथ में इसको रब करते हैं, या फिर हमारे पास इबोनाइट रॉड होता है, when rubbed on wool, तो होता क्या है बेसिकली रब करने से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी इस ग्लास रॉड या इबोनाइट रॉड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है कि कई बार मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एक्वायर करने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं, और जो चार्ज प्रोड्यूस होता है दोनों बॉडीज पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम लोग बात करें अगर ग्लास रॉड और वूल की, तो होता क्या है कि जब हम लोग इसको रब करते हैं तो देयर इज अ ट्रांसफर of electron from glass rod to wool। तो होगा क्या, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ग्लास रॉड से वूल पे, तो दिस ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वहीं पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास नेगेटिव अमाउंट रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का वूल पे आ जाता है। वहीं पे अगर मैं इबोनाइट रॉड की बात कर रहा हूं, तो इबोनाइट रॉड बेसिकली हमारे पास ये जो होता है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। दैट मीन्स कि जो हमारे पास फर्स्ट केस में जो वूल था उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे फ्रॉम ग्लास रॉड टू वूल,
बट जो हमारे पास सेकंड केस में अगर मैंने इग्नॉइड रॉड लिया है इन प्लेस ऑफ ग्लास रॉड, तो होता क्या है कि वूल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं टू द इग्नॉइड रॉड, जिसकी वजह से मेरे पास जो इग्नॉइड रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वेयर एज द वूल इन द सेकंड केस जो हमारे पास होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो हमारे पास सेकंड केस में हमने बात की कि हमारे पास जो इग्नॉइड रॉड है ऑन वूल, तो जो हमारे पास इग्नॉइड रॉड है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो वूल है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। दैट मीन्स कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम द वूल टू द इग्नॉइड रॉड, जिसकी वजह से हमारे पास जो वूल है वो एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले रहा है, वहीं पे जो हमारे पास इग्नॉइड रॉड है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये रहा हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट को जब रब आउट करते हैं, तो जैसे कि मेरे पास ये कैप है, अगर मैं इसको दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं इसमें एज्यूम करिए, और जब मैं इसको रब करूंगा तो होगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहे हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली जो वर्ड होता है दैट इज इंट्रोडक्शन, इट इज सिमिलर टू इंट्रोडक्शन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली हमारे पास मेरे पास एक मेटल स्फीयर है जो कि इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा गया है, स्टैंड, और ये मेरे पास क्या है मेटल स्फीयर, और इसके अगर मैं पास में एक चार्ज बॉडी, सपोजिंग कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर मैंने एक चार्ज बॉडी इसके प्लेस में रखा, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, तो होता क्या है कि हम लोग अभी ही देखे हैं कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब जैसे कि हम देख सकते हैं इस बॉडी पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो this induces a negative charge on this body and this side becomes a positively charged body। तो हमारे पास जो होल बॉडी है उसके ऊपर दो डिफरेंट पोजीशंस पे दो डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज आते हैं। अगर मेरे पास इस बॉडी पे प्लस क्यू का चार्ज है तो दिस चार्ज विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू माइनस क्यू एंड दिस चार्ज विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू प्लस क्यू, जिसकी वजह से जैसे ही हमने मैंने इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही रिमूव किया तो होगा क्या कि अगेन ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट था वो अगेन न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था पहले फर्स्ट इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में था, बट इफ मैंने क्या किया है, अब इसमें चार्ज इंड्यूस करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज था, तो दैट इंड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है इस पे, दैट विल इंड्यूस नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज ऑन दिस साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्यू चार्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो इसने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस किया था इस ऑब्जेक्ट में, वो अगेन न्यूट्रलाइज बैक हो जाता है और अगेन हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन।
जो हमारे पास थर्ड है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर मेरे पास दो मेटालिक स्फीयर है, टू डिफरेंट मेटालिक स्फीयर है, ये बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, हमारे पास प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, so this property of conduction या charging that is based on additivity of the charges। तो अगर मेरे पास एक बॉल A है, मेटालिक बॉल that is holding a charge of 4 millicoulomb, so what, and if I have another ball, metallic ball which is uncharged, and if I connect both of them with the help of a conducting wire, so what will happen, it will the total charge on A will get distributed among A and B। तो ये जो 4 मिलीकूलम का चार्ज है वो इस वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब ये वायर मैंने रिमूव कर दिया, अब जब मैं इस वायर को रिमूव करूंगा मेरे पास अगेन ये आइसोलेटेड होगा, तो दैट विल इंड्यूस अ चार्ज ऑफ +2 मिलीकूलम ऑन दिस एंड +2 मिलीकूलम ऑन दिस। सो कंडक्शन में बेसिकली हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन इज दैट इन इंडक्शन वी डोंट हैव एनी फिजिकल कंडक्टिंग वायर बिटवीन द charged object and insulated and the other metallic sphere on which we are going to induce the charge, but in the case of conduction there is a physical conducting wire between both the spheres by which the charge is going to be get distributed among the both the charges। so this is the main basic difference between induction and conduction। तो इसके साथ ही मेरे पास जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा चार्जेस का, दैट इज कंप्लीट। तो इसमें बेसिकली हमने चार्जेस देखे, टाइप्स ऑफ चार्जेस देखे, और उसके साथ ही हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखी, साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और ये लास्ट जो टॉपिक था दैट इज चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो इसमें हम लोग ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग का होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द कूलॉम्स लॉ, जो कि अब हमारे पास फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग ने जान चुके हैं। तो अब हम लोग को ये पैरामीटर डिसाइड करना है कि अगर मेरे पास दो पर्टिकुलर चार्जेस हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट पोलैरिटीज और सेम पोलैरिटीज, और एक सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट ऑन करेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।